उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का राज्य की उत्पत्ति, सिद्धांत एवं प्रकृति जो चैप्टर है उसका प्रथम पाठ हम लोगों ने दैवीय उत्पत्ति एवं शक्ति सिद्धांत पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग सामाजिक समझौते का सिद्धांत टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा उद्देश्य है कि आप जानते हैं पिछले क्लास में उस पर चर्चा हुआ था कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में मुख्य रूप से 4 सिद्धांत बताया गया था। पहला दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा शक्ति का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत और चौथा ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत, जिसमें हम लोग दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत की चर्चा कर चुके हैं कि उस सिद्धांत कहते किसे हैं और उससे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और सिद्धांत के जो तत्व थे और जो उसकी आलोचना थी उस पर चर्चा हुआ था। आज हम लोग तीसरा यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इसमें थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जो संविधावादी विचारक हैं, इन तीनों विचारकों के द्वारा जो भी हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा अपने अनुसार जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन आज के इस क्लास में करेंगे। आप जानते हैं कि 17वीं तथा 18वीं सदी में यूरोप में सामाजिक समझौता सर्वाधिक मान्य था, क्योंकि यह माना जा रहा था कि राज्य मानवीय संस्था न होकर इच्छा का परिणाम है। प्रारंभ में हम लोगों ने जो पहला दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा उसमें आपको बताया गया था कि राज्य दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार ईश्वरकृत संस्था है, जबकि जो दूसरा सिद्धांत शक्ति का सिद्धांत आपने पढ़ा उसमें बताया गया था कि यह दैवीय सिद्धांत के सीधे अपोजिट मानवकृत संस्था है। आज हम लोगों का जो पाठ्य विषय सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसमें यह माना जाता है कि यह क्या है, न तो ईश्वर द्वारा ईश्वरकृत संस्था है, न ही मानवीयकृत, बल्कि यह क्या है, इच्छा का परिणाम है। यानी अपनी इच्छा से समझौते के द्वारा राज्य रूपी संस्था को अस्तित्व में लाया गया। इसके अनुसार राज्य का जन्म व्यक्तियों के आपस में एक समझौता करने से हुआ है, जो इस समझौते के पूर्व पूर्णतः और राजनीतिक अवस्था में रह रहे थे। यानी इस अवस्था जो सामाजिक समझौते के द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति समूह के बीच जो समझौता हुआ है एक राजनीतिक अवस्था के लिए, तो इसके पूर्व वो पूर्णतः और राजनीतिक अवस्था में रह रहे थे। इस कारण इतिहासकार मानव अवस्था को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक अवस्था और नागरिक जीवन के बाद का काल। प्राकृतिक अवस्था यानी पूर्व में मानव जिस अवस्था में रह रहे थे, और उसके बाद नागरिक जीवन के बाद का काल, जब समझौता हो गया, यानी समझौते के बाद का जो रूप है, इन दोनों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। प्राकृतिक अवस्था क्या है? वह अवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर जीवन व्यतीत करता था। यानी वह प्राकृतिक अवस्था जिसमें किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, स्वेच्छा से व्यक्ति विचरण करता था, घूमता था, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। किसी कारणों से मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग किया तथा समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। तो वह उस प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था, उस स्थिति का परित्याग करके एक राजनीतिक समाज की स्थापना किया। इस सिद्धांत के विकास में भी हम चलते हैं, सामाजिक समझौते के विकास में, तो देखते हैं महाभारत के शांति पर्व से लेके आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यूनान के सोफिस्ट किसे कहते हैं, जो घूम घूमकर धनिक वर्ग को शिक्षा देने का कार्य करते थे यूनान में।
ये सोफिस्ट वर्ग रोमन विचारकों मध्य युग के थॉमस एक्विनास, मध्य युग में थॉमस एक्विनास, मर्सिलियो ऑफ पेडुआ जो भी विचारक थे, तथा मेनगोल्ड ने इसका समर्थन किया। किसका? इस सिद्धांत का कि समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करके मानव ने राजनीतिक अवस्था को प्राप्त किया। परंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन हाफ, लाक तथा रूसो ने किया है, जिन्हें संविधानवादी विचारक कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि हाफ, लाक और रूसो के पूर्व भी महाभारत के शांत पर्व से लेके कौटिल्य, यूनान के सोफिस्टों और रोमन विचारकों के मध्य युग के थॉमस एक्विनास तथा मेनगोल्ड ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। लेकिन वास्तविक रूप से संविधानवादी विचारक के रूप में हाफ, लाक, रूसो को यह माना जाता है कि विधिवत सामाजिक समझौता सिद्धांत पे इन लोगों ने अपना विचार दिया। तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स के विचार को जानेंगे हम। थॉमस हॉब्स जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, उनके अनुसार समझौते का रूप क्या था, प्राकृतिक अवस्था किस तरह से थी और मानव स्वभाव क्या था और समझौते का कारण क्या था। सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स के विचारों को जानेंगे। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और उस समय ब्रिटेन में क्या था, हॉब्स इंग्लैंड निवासी था और राजवंश से संपर्क के कारण उनकी विचारधारा राजतंत्रवादी थी। उस समय क्योंकि ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है उसकी सोच भी उसी अनुसार ढल जाती है। उस समय निरंकुश राजतंत्र की प्रधानता थी और राज्य के निरंकुश स्वरूप का समर्थक था। तो हॉब्स के अंदर भी वही विचार था, यानी उस निरंकुश राजतंत्रवादी व्यवस्था से वो भी प्रभावित थे और अपने इस विचार का प्रतिपादन करने के लिए उसने 1651 में लेवियाथन नामक पुस्तक की रचना की। अक्सर ये प्रश्न आ जाता है कि लेवियाथन किसकी रचना है, तो थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन की रचना किया। कब? 1651 में। और इसी लेवियाथन में हॉब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसकी व्याख्या निम्नलिखित है। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के अनुसार जो उन्होंने व्याख्या किया है और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उनके अंदर जो चल रहा था कि मानव स्वभाव कैसा था, तो मानव स्वभाव का बहुत घृणित पक्ष उनके दिमाग में था। तो उन्होंने कहा उस समय मानव अवस्था क्या थी, मनुष्य बहुत झगड़ालू था, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दयालुता नहीं थी और अहंकारी था। प्राकृतिक अवस्था क्या था कि उस मानव में किसी प्रकार की रहन सहन की कोई बात नहीं थी, एक दूसरे को लोग शत्रु समझते थे, यानी असहमति थी, एक दूसरे से घृणा था, अहंकार था उनके अंदर, डरपोक थे वे थॉमस हॉब्स के अनुसार। तो ऐसे अवस्था में वो जी रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के साथ डर था। फिर समझौते का कारण क्या था, यही कारण, यही जो शत्रुता की भाव थी, एक दूसरे से डर था। तो इन्होंने इसी कारण से समझौता किया और समझौता क्या किया, एक व्यक्ति समूह से किस रूप में किया कि आप हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे और एक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह से यह समझौता करता है और उस प्राकृतिक अवस्था का परित्याग कर एक नागरिक अवस्था या राजनीतिक अवस्था में परिणित होता है। तो समझौते का रूप क्या होता है कि इस समझौते के बाद वह अपनी प्राकृतिक अवस्था का परित्याग कर देता है और एक राजनीतिक अवस्था यानी एक राज्य रूपी संस्था के रूप में नवीन राज्य का आविर्भाव होता है। ये थॉमस हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव, प्राकृतिक दशा, समझौते का कारण और समझौते का रूप था। इसके बाद हम लोग जॉन लॉक के अनुसार, जो दूसरे विचारक, ये भी ब्रिटेन के ही रहने वाले थे, ब्रिटेन में इनका भी जन्म हुआ था, लेकिन अंतर क्या था, वही तत्कालीन परिस्थितियां। जॉन लॉक के समय में
वहां ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 की। जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है कि बिना किसी हिंसा के, बिना खून खराबा के वहां राजतंत्र से आसानी से लोकतंत्र में जो परिवर्तन हुआ उसमें किसी प्रकार की हिंसात्मक घटना नहीं हुई, इसलिए उसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो उस गौरवपूर्ण क्रांति का जो एक माहौल था वह उनके अंदर व्याप्त था। उसी वातावरण में लाक ने अपना विचार दिया। किसमें दिया? उनकी प्रसिद्ध रचना टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध इन्होंने लिखा कब? 1690 में यह प्रकाशित हुआ। और उसी शासन पर 2 निबंध जो पुस्तक इन्होंने लिखा उसी में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया। और लाक के दिमाग में जिस तरह से चल रहा था मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, उन्होंने जो वर्णन किया है उनके अनुसार मानव स्वभाव क्या था? चूंकि गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी तो मानव का एक बेहतर स्वरूप इनके सामने था। तो इन्होंने जो मानव स्वरूप की व्याख्या किया है उसके अनुसार मानव बहुत दयालु है और उसके वह आपस में क्या था? किसी प्रकार से उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं था, अच्छे से वह जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन प्राकृतिक अवस्था क्या थी कि आपस में बड़े सुख चैन से वे लोग रह रहे थे, आपस में प्रेम था, स्नेह था। समझौते का कारण क्या था कि वह प्रेम और स्नेह भविष्य में भी बना रहे, इसलिए वे उस प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करके नागरिक और सामाजिक अवस्था के निर्माण के लिए समझौता करते हैं। ये हो गया जॉन लॉक के अनुसार। दोनों में अंतर क्या था? हाथ ने जो मानव स्वभाव का पक्ष रखा वह रखा कि वह झगड़ालू है, वह स्वार्थी है। लेकिन जॉन लॉक ठीक इसके अपोजिट कि उसके अंदर, मानव के अंदर दयालुता है। और हाब्स ने बताया कि एक दूसरे से शत्रुता थी, लेकिन लॉक ने जो मानव स्वरूप स्पष्ट किया है उनके अनुसार एक दूसरे में प्रेम था। फिर आते हैं हम जो तीसरे संविधावादी विचारक हैं, जीन जैक्स रूसो। इन्होंने सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्योंकि ये फ्रांस के रहने वाले थे। रूसो का जन्म फ्रांस में हुआ था और रूसो 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विचारक थे। और उनका जो सुप्रसिद्ध रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, उन्होंने 1762 में लिखा। और इस सामाजिक समझौते में फ्रांस तथा अमेरिका की जनता को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के अंत में क्रांति का विस्फोट हुआ। उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक से प्रभावित होकर अमेरिका और फ्रांस पे उसका बहुत ज्यादा असर हुआ। और उसी का असर है कि फ्रांस में क्रांति का विस्फोट हुआ। यह पुस्तक जनतंत्रवादी शासक का प्रतिपादन करती है। यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? जनतंत्रवादी, यानी यह लोकतंत्र का पक्षधर है। रूस अपने सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से करता है। हाब्स और लॉक ने अपना विचार दिया। अब हम रूस के विचारों को पढ़ते हैं। तो मानव स्वभाव, सबसे पहले मानव स्वभाव, यह रूसो मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और रूसो का यह कथन सर्वविदित है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में वह जकड़ा हुआ है। यानी इनके अनुसार मनुष्य क्या था? वह, उसके अंदर तमाम सारी बौद्धिक क्षमताएं थीं, लेकिन वह क्या था? बंधन में था। वह बंधन में था। और प्राकृतिक अवस्था, जो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, उसमें उन्होंने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया। ये आदर्श बर्बर क्या है? आदर्श बर्बर शब्द रूसो का दिया हुआ शब्द है। यह आदर्श बर्बर हुआ है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ही संतुष्ट हो, जिसको किसी के अच्छाई बुराई, किसी के हित से कोई मतलब न हो, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति के लिए ही रूसो ने यह शब्द दिया था, आदर्श बर्बर।
तो प्राकृतिक अवस्था कैसा था? अपने आप में संतुष्ट रहने वाला, यानी किसी के दुख सुख से उन्हें कोई मतलब नहीं था, ठीक ढंग से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। और नवीन राज्य का रूप, उनके अनुसार जो नागरिक और राजनीतिक समझौता हुआ, राज्य का रूप जो सामने आया, तो नवीन राज्य का जो रूप था वह क्या था? रूसो के ही शब्दों में यह कहा गया है कि वह व्यक्ति समाज का पहला जन्मदाता होगा जिसने जमीन के एक भूभाग को एक बेड़ेनुमा घेर कर ऐसे कहा होगा यह मेरा है। और उसके इस विचार और इसके कथन के कुछ समर्थक मिल गए होंगे और वहीं से मेरे और तेरे की भावना शुरू हुई होगी। और इस संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने एक समझौता किया जो नवीन राज्य के रूप में सामने आता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना, यानी अब तक हम लोगों ने जो हाफ, लॉक और रूसो के सिद्धांतों को पढ़ा, सबका प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव और उसके पीछे कारण क्या था, क्यों समझौता हुआ, इसमें तमाम सारी कुछ आलोचक कमियां बताते हैं। उस कमियों की तरफ हम ध्यान देंगे। इस सिद्धांत की आलोचना 18वीं 19वीं शताब्दी के विद्वानों ने की। अंग्रेज दार्शनिक ह्यूम काल्पनिक बताते हुए युद्ध द्वारा राज्य की उत्पत्ति को क्या करते हैं? स्वीकारा है। अंग्रेज दार्शनिक ह्यूम क्या करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति नहीं, बल्कि उसके पीछे युद्ध है। युद्ध द्वारा राज्य की उत्पत्ति को उन्होंने स्वीकार किया। सर हेनरी मेन इसे व्यर्थ की वस्तु तथा टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने इसे कपोल कल्पित माना। हेनरी मेन और थॉमस हिल ग्रीन ने इस सामाजिक समझौते सिद्धांत को एक कल्पना माना है, इसे स्वीकार नहीं किया है। बेंथम, पोलाक, एडमंड बर्ग इत्यादि ने भी इसकी आलोचना की है। इसकी आलोचना दो आधारों पर किया गया है, ऐतिहासिक आधार पे और दार्शनिक आधार पे। पहले ऐतिहासिक आधार पे हम देखते हैं कि इस सामाजिक समझौते सिद्धांत की कमियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक समझौता क्या है? अनैतिहासिक। आलोचक क्या कहते हैं कि इस तरह के समझौते द्वारा राज्य रूपी संस्था का अस्तित्व उभर कर सामने आया। इसका इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि जो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रह रहा हो वह अचानक उसके मन में इस तरह की बात कैसे आती है कि हमें एक दूसरे से समझौता करके पूर्व की अवस्था का परित्याग करके एक नवीन राज्य का निर्माण किया जाए। इस आधार पे ये नकार दिया जाता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ है। दूसरा बिंदु क्या है आलोचना में कि प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है। आलोचक ये कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण इन विचारकों के द्वारा किया गया है यह पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? उसके पीछे ये तर्क देते हैं कि जब वह प्राकृतिक अवस्था यानी असंगठित अवस्था में था, प्राकृतिक अवस्था से तात्पर्य क्या था? असंगठित अवस्था, कोई उनका संगठन नहीं था, तो फिर संगठन की बात, और जब वह असंगठित थे तो उनके मन में इस तरह की विचार कैसे जागृत हुई कि हमें एक समझौता करना है या हमारा एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। इस तरह की बात उनके दिमाग में कैसे आती है? तो इस प्राकृतिक अवस्था की धारणा को भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। तीसरा क्या है? राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। ये आलोचक क्या कहते हैं कि राज्य रूपी संस्था का विकास हुआ है, न कि अचानक निर्माण हुआ है, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं? यह निरंतर विकास की प्रक्रिया है, विकास के द्वारा राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ है, निर्माण द्वारा नहीं हुआ है। दार्शनिक आधार क्या है? जो दार्शनिक आधार पे इसकी आलोचना एक राज्य का स्वरूप एक अनिवार्य संगठन होना चाहिए, न कि इच्छानुसार। दार्शनिक आधार क्या है कि राज्य, ग्रीन का भी यह कथन है कि राज्य इच्छा का परिणाम है, न कि शक्ति का।
और दार्शनिक आधार पर यह भी कहा गया है कि यह एक अनिवार्य संगठन है। राज्य रूपी संस्था का निर्माण अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से व्यक्ति को राज्य का सदस्य होना अनिवार्य है, न कि स्वेच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम स्वेच्छा से, हम अपनी इच्छा से चाहे तो राज्य की सदस्यता ग्रहण करें और चाहे तो न करें, इस तरह की कोई बात नहीं है। अंत में इसका जो महत्व है सामाजिक समझौते सिद्धांत का, कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक समझौते सिद्धांत में इतना अवश्य है कि इसमें नहीं राजा तो कम से कम नागरिकों की सहमति से ही राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ है। अंत में कुछ इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर हम ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौते से उत्पन्न शासन व्यवस्था कैसी है। पहले हम लोगों ने हाब्स को पढ़ा है, इन्होंने एक उनके विचार से क्या लगता है कि वह निरंकुशवादी राजतंत्र के समर्थक थे। तो सही आंसर क्या होगा, निरंकुश राजतंत्र। यानी हाब्स निरंकुश राजतंत्र की बात करता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरा, हाब्स किस देश का निवासी था। आपको बताया गया कि हाब्स और लाक ब्रिटेन के निवासी थे और रूसो फ्रांस के निवासी थे। तो सही आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में समझौता करने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। वह कौन सी अवस्था थी, वह कौन सा कारण था जिसके नाते उन लोगों को समझौता करना पड़ा। तो सही आंसर है अराजकता। यानी वह शत्रुता की स्थिति थी, एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई प्रेम और स्नेह नहीं था। उस अराजकता की स्थिति से बचने के लिए समझौता होता है। सही आंसर है अराजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाक के अनुसार सरकार किस पर आधारित होनी चाहिए। तो जनमत, विवेक, इनमें से कोई नहीं, लेकिन सही आंसर है सहमत। लाक ने क्या है, एक बेहतर, एक लाक ने जो मानव स्वभाव बताया क्या है, वह आपसी सहमति, वह प्रसन्न थे, एक दूसरे से प्रेम था। तो सहमति के अनुसार, आपसी सहमति से वे क्या किए, समझौता किए व्यक्ति और व्यक्ति समूह के बीच, और प्रत्येक व्यक्ति से यह समझौता करता है, तो इसके पीछे सहमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है, जीन जैक्स रूसो का। रूसो का ही यह कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो सही आंसर है रूसो। कुछ और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाब्स ने समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन अपने किस पुस्तक में किया। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि लेवियाथन नामक पुस्तक में हाब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, शासन पर 2 निबंध किसकी रचना है। उसमें आपको बताया गया कि द 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध के रचनाकार जॉन लाक हैं। अंतिम क्वेश्चन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, रूसो की। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।